जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है 12वीं के उन समस्त छात्रों के लिए है जो 12वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है। तो सभी जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपका है कि हालाबाद के प्रवर्तक कौन है। पहला प्रश्न है, हालाबाद के प्रवर्तक कवि हैं। हाला मतलब होता है दोस्तों मदिरा। हाला मतलब क्या होता है? मदिरा। ठीक है, तो हालाबाद के जो प्रवर्तक कवि माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? आपने पढ़ा होगा आत्म परिचय पाठ के जो कवि हैं हरिवंश राय बच्चन, जो कि हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कई बार ये एग्जाम में अगर आपसे बनता है तो आपको बताना है उत्तर। दूसरा प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बच्चन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? ठीक है, इसमें 4 विकल्प आपके सामने हैं, 4 में से एक आपको चयन करना है। तब आपका सही आंसर होता है कि सर ये निशा निमंत्रण से लिया गया। कहाँ से लिया गया? निशा निमंत्रण से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म आपको बताना है कब हुआ है, बताइए। हरिवंश राय बच्चन का 4 विकल्प हैं आपके सामने। तब हरिवंश राय बच्चन जिनका जन्म 1907 में हुआ था, और महादेवी वर्मा का भी 1907 में हुआ, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी 1907 में हुआ, और साथ ही हरिवंश राय बच्चन का जन्म भी कब हुआ? 1907 में हुआ है। ये आपको याद रखना। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है कि आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, किसका भार लिए फिरता है? जल्दी से बताइए। तो आपने कविता पढ़ी होगी, और पढ़ी है तो आपको पता है कि सर जगजीवन का भार लिए फिरता है। ठीक है, आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? कवि जीवन में क्या लिए फिरता है ये आपको बताना। आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में क्या लिए फिरता है, बताओ। स्नेह, करुणा, प्यार या फिर दया? आत्म परिचय कविता में कवि जीवन में प्यार लिए फिरता है। क्या लिए फिरता है? प्यार। ठीक है, आत्म परिचय कविता में कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? तो कवि बच्चन किसका पान किया करते हैं? 4 विकल्प हैं आपके सामने। तो 4 में से आपने सही उत्तर टिक किया है स्नेह सुरा का। स्नेह सुरा का क्या करते हैं? पान किया करते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न है, आत्मपरिचय कविता में कवि अपने रोदन में क्या लिए फिरते हैं? कवि अपने रोदन में, रोदन मतलब रोना, और रोने में भी क्या लिए फिरते हैं? तो अब आपका उत्तर हो जाएगा रोने में भी राग, यानी कि रोदन में राग लिए फिरते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आत्मपरिचय कविता में कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? दुनिया का एक नया क्या मानता है? प्रेमी, दीवाना, परवाना या रक्षक? तो आपने पढ़ा होगा कि कवि स्वयं को दुनिया का एक नया दीवाना मानता है। क्या मानता है? दीवाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आत्मपरिचय कविता में कवि कैसा संसार लिए फिरता है? यथार्थ का, आदर्श का, स्वप्नों का या फिर सत्य का? तो आपको पता होगा कि कवि कैसा संसार लिए फिरता है? स्वप्नों का संसार लिए फिरता है। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा सी नंबर, स्वप्नों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हो ना जाए पथ में रात कहीं। हो ना जाए पथ में रात कहीं, सोचकर जल्दी जल्दी कौन चलता है? तो जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी। कौन चलता है? पंथी। और जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? तो आपने पढ़ा होगा कि जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा? पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, ये भी याद रखना है। अगला, किसका ध्यान करके चिड़ियों के परों में चंचलता आ जाती है? किसका ध्यान करके? बाज का, सांप का, कौए का या फिर अपने बच्चों का? तो चिड़ियों के परों में यानी पैरों में चंचलता, परों में, पंखों में चंचलता आ जाती है तो वो अपने बच्चों का ध्यान करके। काय में? अपने बच्चों का। ठीक है, बच्चों की याद आने पर चिड़िया क्या करती है? तो चिड़िया क्या करती? रोती है, सोती है, तेजी से उड़ती है, इनमें से कोई नहीं। तब आपका उत्तर है कि सर तेजी से उड़ती है। ठीक है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कभी हताश व दुखी क्यों है? बताएं जल्दी से। हताश है, दुखी है, तो क्यों है दुखी? तो आपने उत्तर लगाया है कि सर परिवार से बिछुड़ने के कारण। परिवार से बिछुड़ने के कारण जो कवि है वो क्या है? हताश व दुखी है। ये आपको याद करना। ठीक है, उसके बाद कवि आलोक धनवा किस दशक के कवि माने जाते हैं? आलोक धनवा पतंग पाठ के जो रचनाकार माने जाते हैं आलोक धनवा जी। ठीक है, आपने पतंग को पढ़ा होगा। जैसे हम कहें कि पतंग, तो पतंग बोले कैसे खरीदोगे? बोले धन में। धन से क्या हो जाएगा? धनवा। ठीक है, तो आलोक धनवा पतंग पाठ के कवि माने जाते हैं, और ये 7वें 8वें दशक के कवि हैं। कौन से दशक के? 7वें 8वें। ठीक है, कवि आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है? अब पहली कविता बताना है,
भीगी हुई लड़कियाँ, ब्रूनो की बेटियाँ, जनता का आदमी, या इनमें से नहीं, ये भागी हुई लड़कियाँ हैं। तो इनकी जो पहली कविता है वो कौन सी मानी जाती है? जनता का आदमी, जनता का आदमी, इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कवि आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह, कविता संग्रह कौन सा है? एकमात्र कविता संग्रह अब आपको बताना है। तो इनका एकमात्र जो कविता संग्रह माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? 4 विकल्पों में से आपका डी बिल्कुल सही है, दुनिया रोज बनती है। क्या सही हो जाएगा? दुनिया रोज बनती है, ठीक है। उसके बाद छत से गिरने और बचने के बाद बच्चे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? डरपोक, निडर, ईमानदार या फिर क्रोधी। तो छत से गिरने के बाद बच्चे बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं? निडर, निडर आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है पतंग कविता किसके लिए प्रसिद्ध? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रतीकों के लिए, चित्र विधान के लिए, बिंब विधान के लिए या व्यंग्यार्थ के लिए? तब आपका उत्तर होगा कि सर बिंब विधान के लिए। ये बिंब विधान के लिए प्रसिद्ध है पतंग, जिसके रचनाकार है आलोक धनवा। पतंग दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु मानी जाती है, ये भी क्वेश्चन कई बार आता है। पतंग उड़ाते बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? तो फेफड़ों के, रंध्रों के, साहस के या शक्ति के? तो आपने पढ़ा होगा रंध्रों के सहारे। बी नंबर सही है। सुनहले सूरज में कौन सा अलंकार है? सुनहले सूरज, आपने पढ़ा होगा कि कौन सा अलंकार है सुनहले सूरज में। तो आपका उत्तर होगा क्या? अनुप्रास। कौन सा है? अनुप्रास। आपको पता होगा कि जब एक ही वर्ण की वार वार आवृत्ति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखें सा वर्ण की क्या हो रही है? वार वार आवृत्ति हो रही, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? तो 4 हैं, अनुप्रास, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल में कौन सा अलंकार है? उपमा, क्योंकि जहां पर भी तुलना होती है एक वस्तु को दूसरी वस्तु के समान बताया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे तेज बौछारों का जो माह है वो कौन सा है? सबसे तेज बौछारों का माह है, आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि सर सबसे तेज बौछारों का माह माना जाता है कौन सा? भादों। भादों यानी सा नंबर सही हो जाएगा। सवेरे की तुलना की गई है, किससे की गई है? सवेरे की तुलना खरगोश की आंख से, शेर की आंख से, बिल्ली की आंख से, कुत्ते की आंख से। तब आपका उत्तर होगा कि सर खरगोश की आंख से। सवेरे की तुलना किससे की गई है? खरगोश की आंख से, ठीक है। नेक्स्ट है शरद क्या चलाता हुआ आया? तो शरद क्या चलाता हुआ आया? साइकिल। क्या चलाता हुआ आया? साइकिल। और ये शरद ऋतु की बात यहाँ पर आई है, कई पुलों को पार करता हुआ साइकिल चलाता हुआ है, ठीक है, ये याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, कविता किसके सहारे उड़ती है? तो चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है, तो कविता किसके सहारे उड़ेगी? क्योंकि हम कविता में क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, कल्पना। तो कविता किसके सहारे उड़ेगी? कल्पना के सहारे, ठीक है। कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य? उड़ना, कल्पना करना, चलना या फिर हंसना। तो कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? कल्पना करना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बिना मुरझाए? तो आपको कविता कालजयी है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। तो इनमें से आपका डी नंबर जो है उपर्युक्त सभी, ये सभी है ना। इसका अर्थ कविता के बहाने कविता में किसके साथ समानता व असमानता दर्शाई गई है? तो आपने पढ़ा होगा कविता के बहाने जो कुंवर नारायण की रचना मानी जाती है ना। इस पाठ के जो रचनाकार हैं वो कुंवर नारायण हैं। और दोस्तों कुंवर नारायण की ये जो कविता है, कविता के बहाने में कविता से किसके साथ समानता असमानता दर्शाई गई? तो बच्चे, फूल और चिड़िया, बच्चे, फूल और चिड़िया के साथ समानता और असमानता दर्शाई गई है। तो बी नंबर आपका सही। किसकी चूड़ी मर गई? किसकी चूड़ी मर गई? पेंच की, कील की, भाषा की या फिर बात की? तो बात की चूड़ी मर गई। किसकी चूड़ी मर गई? बात की, ठीक है। उसके बाद रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संग्रह से ली गई? किस काव्य? ए रघुवीर सहाय जो हैं, रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय के बारे में एक चीज और याद रखना है आपको कि ये दूसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं, दूसरे सप्तक के, ठीक है। और कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि माने जाते हैं। इनकी एक रचना है कैमरे में बंद अपाहिज। बोले कैमरे में हो गया है बंद अपाहिज, रघुवीर सहाय करो। तो इसके रचनाकार कौन होंगे? रघुवीर सहाय। अब उनके कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? तो वो ली गई है किससे? लोग भूल गए। लोग भूल गए, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। कैमरे के सामने लाया जाता है, किसे लाया जाता है?
तो एक अपाहिज को। किसे लाया जाता है? एक अपाहिज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हम समर्थ शक्तिवान हैं, ये कहाँ बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे? मंच पर, सभा में, रेडियो पर या दूरदर्शन पर? तो ये हम बोलेंगे कहाँ पर? दूरदर्शन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कवि के अनुसार प्रातःकालीन आकाश किसके जैसा लग रहा है? नीले शंख के जैसा, घोड़े जैसा, इनमें से कोई नहीं, या काले बादलों जैसा? तो प्रातःकालीन आकाश कैसा लग रहा है? नीले शंख जैसा। बी नंबर। ऊषा का जादू कब समाप्त होता है? सूर्योदय होने पर, वर्षा होने पर, बादल छा जाने पर, हवा चलने पर? तो ऊषा का जादू समाप्त होता है सूर्योदय होने पर। सूर्योदय के ठीक पहले का जो समय होता है वो ऊषा कहलाता है, ऊषा। और ऊषा पाठ के जो रचनाकार हैं वो कौन है? शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर जो द्वितीय सप्तक के कवि माने जाते हैं, शमशेर बहादुर। ठीक है, और शमशेर बहादुर को कवियों का कवि भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। कवि ने नीले जल में झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है? तो भोर के नभ से। किससे की है? भोर के नभ से, ये याद रखेंगे। उसके बाद शंख का रंग होता है। शंख का रंग कैसा होता है? तो इस पाठ में अपन ने पढ़ा है कि शंख का रंग होता है नीला। कैसा होता है? नीला। चौका, चौका तो जानते होंगे, अपने घर में चौका होता है। तो चौका लीपा जाता है काय से? मिट्टी से, रंग से, चूने से या राख से? तो चौका लीपा जाता है राख से। राख से यानी सा नंबर। ठीक है, उसके बाद कवि निराला की कविता बादल राग उनके किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बादल राग कविता, बादल का राग कैसा होता है? बोले सर निराला। तो ये कविता कहाँ से ली गई है? ये कविता ली गई है दोस्तों उनके काव्य संग्रह अनामिका से। अनामिका अपन को याद रख लेना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कि बादल राग कविता के रचनाकार हैं, छायावाद के जो आधार स्तंभ भी माने जाते हैं। इन्हें प्रगतिवादी भी कवि कहा जाता है और इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1899 में। किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचनाओं में अनामिका, परिमल, परिमल भी याद रखेंगे। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी रचनाओं में परिमल, अनामिका, गीतिका, गीतिका, नए पत्ते, अड़िमा, कोकोरमुत्ता, जूही की कली, ये सभी निराला जी की रचनाएं मानी जाती हैं, जिन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक, कभी क्वेश्चन आता है कि मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मुक्त छंद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। अब छायावाद की बात आ गई है तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ें कि छायावाद का जो प्रारंभ माना जाता है तो 1920 से लेकर के 1936 का जो समय होता है वो छायावाद माना जाता है। कब से? 1920 से 1936 छायावाद। ठीक है, और दोस्तों छायावाद के 4 आधार स्तंभों में सबसे पहले नाम आता है जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के क्या हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जयशंकर प्रसाद के बाद दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जिनका जन्म 1899 में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में। ठीक है, फिर बात करें सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जिनका जन्म हुआ था 1900 में। ठीक है, फिर आती हैं महादेवी वर्मा जिनका जन्म हुआ था 1907 में। ठीक है, ये 4 छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। कभी क्वेश्चन आता है कि छायावाद के 2 कवि एवं उनकी 2-2 रचनाएं लिखिए। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद की आपने पढ़ी होगी कामायनी, इनका महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, कामायनी याद रखेंगे। झरना, आंसू, लहर, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं मानी जाती हैं। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दोस्तों अपन ने पढ़ी हैं अड़िमा, अनामिका, गीतिका, ये रचनाएं, जूही की कली भी याद रखना है, नए पत्ते। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सुमित्रा नंदन पंत की अगर रचनाओं की अगर हम बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत का एक महाकाव्य जिसका नाम है लोकायतन। क्या नाम है? लोकायतन। लोकायतन भी अपन को याद रख लेना सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं में। ठीक है, फिर इनकी रचनाएं युगवाणी, ग्राम्या, ये सुमित्रा नंदन पंत की याद रख लेना। पल्लव, पल्लव भी याद रख लेना, पल्लव भी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, फिर बात करते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा, जो कि आपकी भक्तिन पाठ की लेखिका मानी जाती हैं। भक्तिन पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा जिनका जन्म 1907 में हुआ था। ठीक है, भक्तिन महादेवी वर्मा जिनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है यामा, जिन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके लिए? यामा रचना के लिए 1982 में महादेवी वर्मा। फिर इनकी रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीप शिखा, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और दोस्तों इन प्रश्नों को पढ़ते रहें। ठीक है, जय हिंद।